Hello, everyone. A very good evening to all of you. And today we are going to start with the Insider Insights episode 4, titled How to Pursue PhD in Psychology from Banaras Hindu University. And today our guest of honor is Miss Aviti Jain. हेलो मिस अविति, गुड कैसी हैं इवनिंग। आप? आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ठीक लगे तो आई वुड ऑफिशियली यस, लाइक टू आई वुड बिगिन लाइक दिस टू सेशन कंफर्म फॉर दैट टुडे। इफ माय वीडियो इज क्लियर एंड माय एम आई ऑडिबल। Yes, जी, your audio and video are both clear, and thank you so much for joining today. So, I would like to officially start this session for everyone today. So, hello everyone, my name is Amit Pawar from Power Within Psychology, and today we have our guest of honor as Miss Aviti Jain. And today we would be talking around the topic of how to pursue PhD in psychology from Banaras Hindu University. And Banaras Hindu University is one of the oldest and one of the most prestigious central universities in India that was founded by the national leader Pandit Madan Mohan Malviya in 1916, and it shares the common vision of Dr. Annie Besant and S. Radhakrishnan. Along with its prestige, this institute is of international importance, as well as it offers psychology programs for post graduation and PhD. So today we will talk about everything around PhD in psychology with our guest. So introducing our guest, Miss Aviti Jain. She is currently pursuing her PhD in psychology from Banaras Hindu University. And she also completed her post graduation from Banaras Hindu University. And along with that, she recently cracked the GATE psychology entrance exam and the UGC NET JRF. So many congratulations to you, Miss Aviti, for all your थैंक यू सो मच। achievements. जी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कुछ इंट्रोडक्शन में आप प्लीज कुछ ऐड करना I would चाहें, just like ओवर to टू यू। add that I am currently pursuing my PhD in cognitive psychology, and I'm a part of Cognitive Science अरे Laboratory वाह। in BHU. And it's been a good 5.5 जी। months for my PhD, and the journey has been amazing. अरे वाह, बिल्कुल। एंड वी ऑल विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी एज वेल एज फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशंस जो आप साइकोलॉजी के फील्ड में आगे Hopefully. करेंगी। जी। जी। सो स्टार्टिंग विद दिस सेशन, आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो कि बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीएचडी इन साइकोलॉजी में किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस है। सो अगर कोई मान लीजिए इंटरेस्टेड है तो किस तरह से टाइमलाइन होती है और क्या प्रोसेस रहता ओके, है एडमिशन तो बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। द फॉर्म्स आर आउट। सीट्स अवेलेबल होती हैं दो कैटेगरीज में। सो दे RET कैटेगरी एंड जी। RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। सो RET स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंट्रेंस जी। टेस्ट। तो ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है जो जी। बीएचयू कंडक्ट कराता है। उसके बाद एक जी। इंटरव्यू होता है। सो लाइक RET कैटेगरी की सीट्स अगर आई हुई है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एंड आपका कोई भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जी। नहीं क्लियर है, तो आप RET कैटेगरी का फॉर्म फिल करेंगे। यू विल गिव अ एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद जी। आपको एक इंटरव्यू देना होगा। ये एक जी। RET कैटेगरी के लिए प्रोसेस है। अब आते हैं RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। जी। जी। जी, सो लाइक बिल्कुल। अगर आपका कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस जी। एग्जाम क्लियर हुआ हो, जैसे कि नेट JRF या फिर गेट, या फिर कोई स्टेट एंट्रेंस टेस्ट अगर आपके स्टेट में होता है, तो अगर वो उनमें से कोई भी क्लियर है तो आप RET जी। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेंगे एंड देन यूर एक्सेप्टेड फ्रॉम द एग्जाम। आपको एंट्रेंस बिल्कुल। एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। जी। एंड इंटरव्यू के बिल्कुल। बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जी। कंप्लीट है। ये लास्ट स्टेप है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस अविति। सो बेसिकली पूरा का पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता या है। एक आपका डायरेक्ट या एडमिशन या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम जो कि बीएचयू अपने एंट्रेंस एग्जाम RET लेता है या के थ्रू लेता है। बिल्कुल। और पूरे के पूरे एग्जाम जो है वो दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला या तो एंट्रेंस एग्जाम या एग्जामिशन जो भी है आपका, इंटरव्यू एंड द नेक्स्ट या स्टेज इज द इंटरव्यू। बिल्कुल। जी। साथ ही साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस का टाइमलाइन किस तरीके का रहता है, कब फॉर्म आते हैं,
एंट्रेंस एग्जाम कब रहता है, आगे सो इंटरव्यू, या ये सारी एक डिटेल्स? साल में दो साइकिल्स होती हैं। सो अराउंड जून जुलाई एक साइकिल होता है, अरे वाह अराउंड जी। दिसंबर जनवरी दूसरा साइकिल होता है। जी। बट ये बहुत ही बिल्कुल। रिजिड टाइमलाइन नहीं है, तो ये फ्लक्चुएट होता है। जी जी जी। लाइक एक दो महीने ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो व्हेन आई गॉट माई एडमिशन अराउंड जी मई, जो फॉर्म्स है वो आए थे। और दिस साइकिल दिसंबर में फॉर्म्स आए थे। तो अभी ये पैटर्न चल रहा है, बट ये टाइमलाइन जी बहुत जी। रिजिड नहीं है। बिल्कुल तो जो भी अगर बीएचयू बिल्कुल। में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में इंटरेस्टेड है, तो यू हैव टू फॉलो अप द वेबसाइट, बिकॉज वेबसाइट में दे अपलोड जैसे ही वैकेंसी आती है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल है, जी। तो वो उस हिसाब से वैकेंसीज रिलीज करते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल। एक चीज बहुत श्योर है कि 2 महीने के अंदर आपका जो है इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। तो आपका फॉर्म है तो अराउंड बिल्कुल। 2 मंथ्स या 1 मंथ का टाइम लगता है। बी प्रिपेयर्ड, लाइक आपका जो भी प्रपोजल है उस टाइम में प्रिपेयर कर लो फॉर्म भरने के बाद। और जी उसके बाद आपका जी इंटरव्यू होगा, और उसके 15 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो अरे फॉर्म वाह। के बाद इट्स जी जी जी। मतलब बिल्कुल बहुत ही रिजिड है टाइमलाइन, बट फॉर्म कब आएगा वो बहुत रिजिड नहीं है बीएचयू में। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मिस अदिति, साथ ही साथ में मैं जानना चाहूंगा कि जो फॉर्म भरे जाते हैं, तो अदर देन द बेसिक डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एकेडमिक डिटेल्स, क्या प्रपोजल या रिसर्च के ओरिएंटेशन में भी कुछ तरीके की फॉर्म चीजें में, पूछी जाती ओके। है फॉर्म में? सो जब फॉर्म भरते हैं तो बहुत ही जी बेसिक डिटेल्स, आपके मार्क्स और एकेडमिक बैकग्राउंड ही पूछा जाता है। कोई रिसर्च प्रपोजल की तब जरूरत जी नहीं है। बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, बिकॉज बीएचयू जी के फॉर्म में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपने एमएससी जी किया जी है जी साइकोलॉजी में, तो आप अपना फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फिल करेंगे। जी और अगर आपने एमए किया है साइकोलॉजी जी। में, तो आप जो अपना फॉर्म है वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में फिल करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम गलती जी कर दी, तो देर आर हाई चांस कि जी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। you'll have to face issue। तो इसलिए ये जी। चीज का बिल्कुल ध्यान फॉर्म फिलिंग बिल्कुल के टाइम पे बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। जी। और जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है, या फिर क्योंकि मैं थोड़ा ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर्म भर के जो सबमिट करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में करना है या फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में करना है, तो ये ऑनलाइन ही हम लोगों को चूज करना होता है, या बाद में नहीं कुछ नहीं नहीं, प्रोसेस ये होता है फिर पूरा जो ऑफलाइन? है ये पूरा ऑनलाइन एक प्रोसेस है। इससे एक ऑप्शन गिवन होगा, सो जी आर यू फिलिंग इट अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अंडर जी जी जी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। तो पूरा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन ही है, बस यू हैव टू चूज द ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस सविति, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इंसाइट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि काफी बार बच्चे फॉर्म फिल करते हुए ये चीजें यस। मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और साथ ही साथ में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मान लीजिए हम लोगों ने अब फॉर्म भर दिया है और एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ गया है, तो उस केस में एंट्रेंस एग्जाम का जो फोकस है या जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा किस So तरीके I का है? won't be a very good person to answer this question because मेरा जेआरएफ क्लियर था, तो मैं जी। exempted कैटेगरी में थी। बट what I can add बिल्कुल to is बिल्कुल कि जो आपका नेट का सिलेबस है, बेसिकली आपको वही फॉलो करना है। जी। क्योंकि नेट का सिलेबस या बीएचयू का मास्टर्स बिल्कुल का सिलेबस या और भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है। तो आपको बिल्कुल नेट का ही जो एक सिलेबस है बिल्कुल वही बिल्कुल फॉलो करना होगा। लास्ट 3 साइकिल से आरईटी बिल्कुल कैटेगरी में बिल्कुल। कोई भी सीट्स नहीं आई है डिपार्टमेंट में। आरईटी अच्छा एग्जेम्प्टेड अच्छा अच्छा। कैटेगरी में जी ही आई जी है, जी। तो काफी टाइम से एग्जाम हुआ भी नहीं है, बिकॉज देन बिल्कुल कोविड था उसके पहले। तो इसीलिए बिल्कुल अभी अगर पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा तो बिल्कुल। वो बात की बात होगी, बाकी नेट का ही सिलेबस एक फॉलो करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग सिलेबस उसी तरीके का है। मैंने जब अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया था फॉर पीएचडी इन साइकोलॉजी, एंड उस टाइम पे जब आई वाज वेटिंग फॉर दैट सिलेबस, तो उस सिलेबस में उन्होंने पूरा का पूरा एक जनरल सिलेबस मेंशन कर दिया था। बेसिकली नेट का सिलेबस यूनिट 1 से लेके यूनिट 10, और उसमें सब कुछ, मतलब जो टॉपिक आप हाँ मास्टर्स में हाँ। पढ़ते होंगे सारी चीजें उन्होंने ऐड कर दी थी उसके अंदर। और जब मैंने एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद मेरे को अंदाजा लगा कि कुछ जो आइडिया था पूरे के पूरे एंट्रेंस एग्जाम का, जो आपने बात कही कि अक्रॉस नेशन ज्यादातर जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस कुछ
लगभग इसी तरीके का होता है, जिसके अंदर आपका लगभग 60 to 70% या फोकस होता है करेक्ट। रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे, जो आपका क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इंस्टीट्यूट का फोकस क्या है। और उसके बाद में जो रिमाइंडर आपका 30 to 40% का सिलेबस बनता है, वो आपका जनरल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी, कॉग्निशन, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट मास्टर्स लेवल पे किस या तरीके के पेपर पढ़ाता है। तो अगर इंस्टीट्यूट कॉग्निटिव फोकस, डेवलपमेंटल फोकस्ड, क्वालिटेटिव फोकस ज्यादा पेपर पढ़ा रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सवाल भी ज्यादा उसी तरीके के आते हैं। और बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका जेआरएफ के थ्रू एग्जामिशन कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। थैंक सो यू। बिल्कुल जी। एंड बिल्कुल साथ ही साथ में मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि जब आपका एडमिशन, मान लीजिए आप फॉर्म आपने भर दिया है, चाहे आपका एंट्रेंस है चाहे एग्जामिशन है, अब आप ये लेवल आपने क्रॉस कर लिया है, नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज विच इज द इंटरव्यू पार्ट। तो मैं उस चीज का थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू में किस तरीके का फोकस रहता है, क्या चीजें कैंडिडेट के अंदर देखा जाता है, जो भी मतलब आप डिस्क्लोज कर पाए, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। So, बिल्कुल in BHU, it's not very compulsory that you should be having a proposal. मतलब कि ऐसा आपको कोई printed proposal या proposal जी। presentation नहीं होगा. When you'll go for the interview, professors are gonna बिल्कुल ask you that आपने कुछ सोचा है, like area, कुछ prepare करा है क्या? बिल्कुल So ये first hand बिल्कुल advantage है अगर आपके पास proposal है, because then your interview is gonna go around that. अगर नहीं तो फिर आपको भी नहीं पता कि क्या बिल्कुल questions होंगे. बिल्कुल तो प्रपोजल कैसे आपको बिल्कुल प्रिपेयर बिल्कुल करना है? तो प्रपोजल में आप बेसिकली वो एरिया चूज कर लो जिसमें भी आपको पीएचडी परस्यू करने का मन है, बिकॉज देन आप बिल्कुल ज्यादा नोन होंगे उस बिल्कुल एरिया से। एंड जी। व्हाट आई हैव सीन इज कि बहुत ही टिपिकल मेथोडोलॉजी या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रपोजल वो नहीं देख रहे हैं, बिकॉज मास्टर्स के बाद ही, मैं जी जैसे जी जी मास्टर्स के बिल्कुल। बाद आई थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तभी आ रहे हैं। व्हाट जी दे जी जी आर सीइंग कि आपने अपने बिल्कुल प्रपोजल में जो भी मेंशन करा है, हाउ यू कैन डिफेंड इट, आपको उसे डिफेंड बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल जो भी मेथड बिल्कुल लिखा है, जो भी बिल्कुल स्टैट्स यूज बिल्कुल करी है, बिकॉज जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं दे आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, और आपको उनके क्वेश्चंस को बिल्कुल टैकल करना होगा, एंड दैट इज अ टास्क। सो आपको इस बिल्कुल चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना है बिल्कुल दैट वॉट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग, वॉट एवर मेथोडोलॉजी यू आर यूजिंग, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, बिकॉज डिफेंड बिल्कुल करना कई बार बिल्कुल प्रपोजल को मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ नया, बिल्कुल कुछ इनोवेटिव लेके बिल्कुल आ रहे हैं, दैट इज अ प्लस फॉर यू, बिकॉज दे नो कि क्या रिसर्चेस चल रही हैं, एंड जो चीज बहुत ज्यादा काम हो चुका है, देन बिल्कुल ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर इनोवेटिव माइंड्स, एंड मोर और लेस बिल्कुल वो एक बिल्कुल ही चीज चेक बिल्कुल कर रहे हैं कि कितना रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है कैंडिडेट में, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल प्रपोजल पे बिल्कुल आगे काम होगा या नहीं वो काफी बात की बात है। राइट नाउ दे आर जस्ट चेकिंग योर रिसर्च बिल्कुल एप्टीट्यूड, कि बिल्कुल कितना बिल्कुल एप्टीट्यूड डेवलप हुआ और इस हिसाब से आपने बिल्कुल कैसा एक प्रपोजल बनाया। तो वो चीज है। बाकी बिल्कुल आप बिल्कुल लिटरेचर बिल्कुल रिव्यू बहुत अच्छे से करो, जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, एंड इंडियन ऑथर्स को डोंट फॉरगेट, बिकॉज जी दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दैट आपने कौन से इंडियन ऑथर्स की रिसर्चेस को बिल्कुल कोट करा है अपने लिटरेचर रिव्यू में, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस अदिति फॉर दीज इंसाइट्स। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था पीएचडी के लिए, और आई रिमेम्बर कि मेरा प्रपोजल पे बहुत ज्यादा, मैं मुझे ऐसा लगा था कि उस समय पे, क्योंकि पता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, और उस समय पे मतलब हम लोग कोशिश करते थे कि अपने सीनियर्स से चीजें जान ले, या पूछ ले सारी चीजें, लेकिन फिर भी नहीं पता चलता था। एंड जब मैं प्रपोजल लेके गया वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रपोजल की जानकारी मुझे थी नहीं, एंड जो क्वेश्चंस वहां से आ रहे थे वो एक्चुअली उन्हीं चीजों से थे या जो मैं उन्हें जनरेट या करके दे रहा था, आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग और इन द फॉर्म ऑफ दैट प्रपोजल। एंड बाद में आई रिमेम्बर कि जब हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, एंड आनंद सर ही स्टार्टेड द ओरिएंटेशन, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही, जो आपने भी टच करी, बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कि उन्होंने सभी से एक एक करके पूछा कि आपका प्रपोजल क्या है। एंड कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी उस टाइम पे कि आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग,
in my research. They were clear about the topic, about the sample, about everything. And सर ने फिर सारी चीजें कहने के बाद कहा कि PhD is not about what you know, what you already know, what you want to do. It's about how ready you are to explore it, how flexible you are to kind of mend your ways. अगर आप टिक गए कि मुझे यही चाहिए, यही टॉपिक करना है, तो ये रिसर्च माइंडसेट नहीं हुआ. रिसर्च माइंडसेट इज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंड. तो वो जब उन्होंने बात कही तो अ लॉट ऑफ द पीपल हु आर वेरी रिजिड ऑन द टॉपिक, एकदम से उनके गार्ड थोड़े से डाउन हुए. और मुझे लगता है शायद रिसर्च का, पीएचडी का पूरा आइडिया ही ये है कि किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को, माइंडसेट को रिसर्च ओरिएंटेड बनाए, मोर ओपन टू द वर्ल्ड. तो वो पूरा का पूरा एकेडमिक ना रह के वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाता है. तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एंड प्लस फॉर लेटिंग मी हिट माय नॉस्टैल्जिया. जी, साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि जब इंटरव्यू की, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो मोर इंटरव्यू फोकस्ड है रादर देन प्रपोजल प्रेजेंटेशन. तो इस तरीके के सिनेरियो में what kind of questions, what kind of things can people anticipate in an interview? अगर उस तरीके का कुछ एड्रेस. बेसिकली आप जो भी प्रपोजल बनाओगे, क्वेश्चंस could be more oriented towards your methodology and statistics. उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, because most of the professors are like experts in that. So they draw a lot of questions on that. उसके अलावा like आपने जो भी broad field choose करी है, like what is your input, because research is about what you are contributing to the society. तो like आपने एक डिजाइन तो बना दी, एक स्टडी तो कर दी, बट देन उसके implications क्या है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप ये स्टडी करना ही क्यों चाहते हो. And then they like get to know कि आपका like एक जो कहते हैं ना कि ब्रॉडर माइंडसेट कितना है या विजन क्या है, कि आप किस तरीके की रिसर्च कर सकते हैं. तो इंटरव्यू में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक मोस्टली फोकस ऑन द मेथोडोलॉजी एंड ऑन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट of whatever you are writing. like ANOVA भी अगर मेंशन कर रहे हो तो you should know everything about it, कि कैसे करना है उसको. एंड आपका प्रपोजल 10 on 10 नहीं होना चाहिए, but whatever you are mentioning, defend it very well. like they are not expecting कि 10 on 10 हो, but जो भी limitations हो आपको पता होनी चाहिए and उसको कैसे डिफेंड करना है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि पूरा का पूरा जो है वो आइडिया आपका डिफेंड करने का होना चाहिए. जो शब्द आप यूज कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसकी जानकारी है आपको या नहीं. यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा चेक किया जाएगा वहां पे. बिल्कुल बिल्कुल जी. और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि कोर्स वर्क, जैसे अब मान लीजिए हमारा अगला ये स्टेज कंप्लीट हो गया है, फाइनल एडमिशन का लिस्ट आ गया है आपका एडमिशन का, तो उसके बाद किस तरीके का प्रोसेस रहता है जब आपका लिस्ट में नाम आ गया है कि भाई आप सिलेक्टेड हैं? अब उस तरीके से क्या प्रोसेसेस रहते हैं बीएचयू में फॉर पीएचडी? यू आर डन विद योर फी पेमेंट एंड आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, देन यू गेट अ कॉल फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन वन डे एंड देन यू ऑफिशियली ज्वाइन. आपकी अटेंडेंस शुरू हो जाती है तब से. देन फॉर 1 year एक साल का कोर्स वर्क होता है, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों के एग्जाम्स होते हैं. तो कोर्स वर्क इज वेरी मैंडेटरी है, उसमें आपको पास होना भी जरूरी है इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर पीएचडी. लास्ट ईयर तक करिकुलम अलग था, बट द डिपार्टमेंट में इस बार से लाइक मेरे बैच से चेंज आया है करिकुलम में कोर्स वर्क के. तो वो मैं जो न्यू करिकुलम है वो मेंशन कर देती हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें यू विल गेट लाइक ऑप्शंस मिलेंगे आपको सब्जेक्ट्स चूज करने के. तो आपको 4 ग्रुप्स लाइक 4 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, वट एवर यू लाइक अक्रॉस लाइक सोशल, कॉग्निटिव, ह्यूमन फैक्टर्स, सारे ऑप्शंस होंगे उसमें से. तो उसमें से आपको 4 जो है चूज करने होंगे एंड इट विल बी ऑफ 12 क्रेडिट्स फर्स्ट सेमेस्टर. उसका एग्जाम भी होगा चारों पेपर्स का. फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर यू विल गेट like only 2 papers, that is stats and research methodology, and then you have to present your synopsis. तो वो सिर्फ 4 क्रेडिट का होगा. सेकेंड सेमेस्टर विल बी ओनली बी ऑफ 4 क्रेडिट्स. तो ये अभी लाइक न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम है बीएचयू में ऑफ कोर्स वर्क. या अरे वाह, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा था कि कोर्स वर्क के दौरान में
जो है एग्जेम्पशन क्राइटेरिया भी कुछ है कि कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स से जेआरएफ से निकले हुए या जिनका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से एडमिशन था या जिन्होंने एमफिल किया हुआ था, ये इस तरीके का कोई एग्जेम्पशन भी है या सभी स्टूडेंट्स को कोर्स There's वर्क में no एनरोल होना होगा? exemption criteria in BHU. आप कोर्स वर्क तो करना ही पड़ेगा. It's जी जी जी, mandatory. Like कोर्स वर्क is very mandatory. बिल्कुल उसका कोई exemption criteria नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। काफी सारे लोग हैं जो मतलब ये कंसर्न रखते हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे होते हैं, जैसे आपने कुछ एग्जाम कर लिया तो वहां पे कोर्स वर्क एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये चीज आउट लाउड क्लियर आप लोगों को होनी चाहिए नहीं. कि द कोर्स वर्क इज अ मैंडेटरी पार्ट, प्लस आई थिंक इट इज ऑल्सो अ वेरी बेनिफिशियल स्टेज फॉर ट्रांजिटिंग इनटू द Yeah. पीएचडी फ्रॉम मास्टर्स इन So like साइकोलॉजी। it is a बिल्कुल transition phase for बिल्कुल like students. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि जो पीएचडी का कुछ इस तरीके का भी है कि मिनिमम इतने इयर्स आपको पीएचडी करना होगा, या इस तरीके की कुछ डिटेल्स अगर Yeah. आप काइंडली शेयर कर दें। So 1 year is the coursework and like total 3 years का हमारा जो जी है मिनिमम रहता है. रेसिडेंशियल पीरियड है तो तब आपको अटेंडेंस भी जी कंपलसरी है. तो 3 years का रेसिडेंशियल पीरियड पूरा जी करना होगा एंड मैक्सिमम इट इज फॉर 6 years. 6 years तक आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है. इन केस नहीं होती है जी देन यू हैव टू रिक्वेस्ट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इफ दे ग्रांट यू एन एक्सटेंशन. बिल्कुल अदरवाइज you जी have to look for that. In case कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, you get a job or something, तो कोर्स वर्क के बाद विद द बिल्कुल परमिशन ऑफ योर सुपरवाइजर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं. जी जब आपका रेसिडेंशियल पीरियड चल रहा है और उसके बीच में अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते जी हैं तो आपको पीएचडी से एक टेम्परेरी विड्रॉल लेना पड़ता है और आप अपनी जॉब ज्वाइन कर अच्छा सकते हैं. बट जी it's very जी compulsory. You'll have to come back and complete your residential period. तो अच्छा टेम्परेरी विड्रॉल आप ले बिल्कुल सकते हैं बट देन रेसिडेंशियल पीरियड 3 साल का कंप्लीट करना कंपलसरी है. या बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये आपने मतलब ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट थी सभी के लिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में रेजिडेंशियल पीरियड वाली चीजें हट गई हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ने रेजिडेंशियल पीरियड को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हुए पीएचडी का वो अभी भी कंटिन्यू रखा है, प्लस काफी स्ट्रक्चर यस और स्ट्रेंथन कर दिया है ये चीज। तो आई थिंक ये रेजिडेंशियल पीरियड काफी बार मतलब मुझे जितना मैंने देखा है लोग सोचते हैं रेजिडेंशियल पीरियड काफी दबाव भरा पीरियड रहता है, लेकिन मुझे लगता है जो हाँ. लोग पीएचडी जल्दी खत्म करना चाहते हैं, दिस रेजिडेंशियल पीरियड बिकम्स अ बून, यू नो, टू स्टे देयर एंड कंटिन्यू योर वर्क एंड एवरीथिंग। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ में मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि वो लोग जो पीएचडी इन साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के से, तो उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी थ्रू आउट द प्रोसेस? थ्रू आप थ्रू प्लीज आउट द वो एड्रेस कर प्रोसेस सकती ऑफ हैं जी। एडमिशन. जी बेसिकली मतलब अगर उनका इंटरेस्ट है, मान लीजिए एक नया बच्चा है जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है अपनी, और अगर अब वो इंटरेस्ट दिखाता है अपना पीएचडी परस्यू करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए उनकी क्या ओके रिकमेंडेशंस सो रहेंगी? लाइक अगर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है लाइक नेट और जेआरएफ देन गुड टू गो. वरना आपको जी दोनों चीजें साथ में मैनेज करनी होगी कि एंट्रेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप करो. बाकी व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि जस्ट गो बिल्कुल टू द बीएचयू वेबसाइट. वहां पे फैकल्टी प्रोफाइल्स पे जाओ आप और आप जाके चेक करो कि आप जिस जी एरिया में, बिकॉज बीएचयू में सारे स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है. यू नेम इट वी हैव इट बिकॉज सारे ही अरे स्पेशलाइजेशन के प्रोफेसर्स हैं. तो आप जाओ, आप जाके उनका रिसर्च एरिया चेक जी जी करो, जी उनके पब्लिकेशंस चेक करो. एक अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर करना बिल्कुल चाहते हो तो जो काम आप करना चाहते हो यू गेट आइडिया कि डिपार्टमेंट में उस चीज पे काम हो भी रहा है कि नहीं. बिकॉज देन आप किसी और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन बिल्कुल से जाओ एंड देन यू गेट टू नो कि शायद डिपार्टमेंट में उस चीज में काम नहीं हो रहा है. तो जस्ट गो टू द प्रोफाइल एंड बिल्कुल फैकल्टी की प्रोफाइल्स, उनकी रिसर्चेस चेक करो. एंड वन मोर थिंग विच पीपल डू और कर भी सकते हैं कि यू कैन मेल द प्रोफेसर्स if you really find someone बिल्कुल who's work interesting, you want to pursue your PhD under them, तो आप उनको मेल कर सकते हो. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोफेसर रिप्लाई कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है या नहीं.
तो अगर बिल्कुल आपका, इफ यू आर लकी इनफ कि आप मेल करते हो एंड दे टेल यू कि उस पर्टिकुलर सेशन में उनकी सीट्स अवेलेबल है पीएचडी इंटरव्यू जी। बिल्कुल के बाद, यू कैन अप्रोच देम। इंटरव्यू के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल। प्रोसेस है, लाइक इंटरव्यू तो आपको क्लियर करना ही होगा, यू हैव टू गो थ्रू इट, बट उसके बाद होता है गाइड जी सिलेक्शन जी की जी बिल्कुल प्रोसेस। तो अगर आपने पहले से एक मन बिल्कुल बना लिया है तो उसके बाद जाके आप उस प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल एडमिशन तो बिल्कुल हो जाता है, बट देन जब गाइड सिलेक्शन की बात आती है तो बिल्कुल आपको पता ही नहीं होता। जो लोग बीएचयू से हैं उनके लिए बहुत इजी है बिकॉज दे नो बिल्कुल द प्रोफेसर्स, बट जो लोग बाहर से हैं बिल्कुल उनके लिए थोड़ा बिल्कुल मुश्किल हो जाता बिल्कुल है, बिकॉज प्रोफेसर का रिसर्च एरिया और ये सब चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो पहले से जाके अगर वेबसाइट पे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले बिल्कुल लोगे तो बेटर रहेगा। एंड उसके बाद फोकस ऑन योर प्रपोजल, बिल्कुल फोकस ऑन द एरिया। अगर क्लिनिकल से भी करना है तो उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज आप इंटरव्यू में बैठोगे तो उसी ब्रॉड बिल्कुल एरिया से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बिल्कुल यू कि बिल्कुल आपको बिल्कुल जिस एरिया में करना है और उसमें भी जिस डोमेन में करना है, आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लो। बिल्कुल तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल 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 एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि ये मेरा अगला सवाल भी था जो आपने रिकमेंडेशन में कवर किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सुंदर और इतनी अच्छी इंसाइट सभी को प्रोवाइड करी। और साथ ही साथ में मैं ये चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, मान लीजिए दिल्ली से हैं, किसी और स्टेट से हैं, पहली बार जो है वो बीएचयू जा रहे हैं, एंड उनके लिए किस तरीके की हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोविजंस जो पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं उनके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर करी जाती है, या उन लोगों को खुद से कोई आसपास में पीजी या और स्पेसेस ओके, देखने होते हैं? तो डिपार्टमेंट में हॉस्टल्स अवेलेबल है, लाइक फॉर गर्ल्स ऑल्सो, फॉर बॉयज ऑल्सो। बट जी देन आप तुरंत जाते हो, जी ज्वाइन करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि लाइक फॉर द इमीडिएट 1 or 2 months यू डोंट गेट इट, बिकॉज लिस्ट आती है, एक लिस्ट रिलीज होती है, उसमें कई बार टाइम लग बिल्कुल जाता है। हो सकता है कई बार आपको मिल जाए जल्दी, बट कई बार टाइम जी लग जाता है। तो इन दैट केस बिल्कुल आपको कुछ टाइम के लिए बाहर रहना होगा। बाकी अवेलेबिलिटी रहती है हॉस्टल्स बिल्कुल की, एंड बाहर भी पीजीज एंड फ्लैट्स आर इजीली अवेलेबल। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट रहता है आप वो ले बिल्कुल सकते हो। और बाकी बाहर से आते हो तो नई जगह पे नई सिटी में एडजस्ट करने में तो हर किसी को टाइम लगता है। एंड हॉस्टल होता है तो बिल्कुल इट्स एन एडेड बिल्कुल एडवांटेज कि आपको अपने कैंपस में रहने को, एंड बीएचयू इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपने आप में। बिल्कुल So बिल्कुल you'll बिल्कुल get the hostels, rooms and बिल्कुल all are available for PhD scholars, and hostels are pretty good, decent. बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच Miss Aviti for sharing all these insights related to PhD in psychology from Banaras Hindu University. And I have to say this out loud that your insights were actually very meaningful for somebody who would want to pursue PhD from Banaras Hindu University. So many a times the process can be, we can read it in a blog, वी कैन वॉच इट समवेयर, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। लेकिन काफी बार इन द इंटरव्यू कुछ इस तरह की चीजें, इस तरीके की इंसाइट्स निकल के आती हैं जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है और जहां पे बहुत ज्यादा सवाल उसके आते हैं। जैसे आपने पहली चीज फॉर्म की बताई थी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज वाला एड्रेस किया था, रेजिडेंशियल पीरियड आपने जैसे शेयर करा, हॉस्टल का जो आपने एक्सपीरियंस अपना बताया कि भाई किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसमें डिले या टाइम हो सकता है, तो ये सारी की सारी इंसाइट्स जो हैं वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल रही हैं मेरे लिए भी और जितनी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। और साथ ही साथ में एक व्यक्ति आपके फैन भी धीरे धीरे बन गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंसाइट्स रिलेटेड टू पीएचडी इन साइकोलॉजी। सो अगर आप कुछ भी और ऐड करना चाहते हैं बिफोर क्लोजिंग द सेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो ऐड कर लीजिए। और प्लस जो भी ऑडियंस फीडबैक देना चाहती है सेशन का, वो फीडबैक सेशन का मैम को यहाँ पे प्रोवाइड कर एक्चुअली सकते हैं। जी मैं मैम, ओवर आपको टू अप्रिशिएट करना चाहती थी फॉर लाइक दिस एंटायर सीरीज ऑफ इनसाइडर्स इनसाइट, बिकॉज व्हाट यू। हैपेंस इज कि जी लाइक ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम हम लोगों को भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, एंड
कुछ ना कुछ एंगेजमेंट या कुछ होता है, बिल्कुल हम इतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेरे और मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इशू बिल्कुल है। बिल्कुल। बट देन ऐसे सेशंस होते हैं तो जी जी जी। लोगों को एडमिशन से रिलेटेड जो भी ये नर्व रेकिंग है, ये पूरा एकेडमिक प्रोसीजर, बिकॉज देन बिल्कुल एंट्रेंस भी क्लियर कर बिल्कुल लिया, फिर बिल्कुल पीएचडी में भी एडमिशन का भी काफी बड़ा सा ये प्रोसीजर होता है। तो बिल्कुल लाइक बिल्कुल हाँ, कंफ्यूजन बिल्कुल। होती है, एनजाइटी होती है स्टूडेंट्स को। बट देन अगर ऐसे सेशंस होते हैं तो हमें भी एक मौका मिल जाता है कि वंस एंड फॉर ऑल हम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर दें। बिल्कुल बिकॉज लाइक एक एक करके सब पूछते हैं एंड बिल्कुल कई बार उनको नहीं बिल्कुल बता पाते हैं, वी फील बैड अबाउट इट। सो ये काफी बिल्कुल अच्छा एक बिल्कुल इनिशिएटिव एंड आई बिल्कुल रियली वांट टू अप्रिशिएट इट। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. And this was the very reason why we started this series back in, I guess, late या of 2019. अगर मैं सही से रिकॉल कर रहा हूँ. So the first season of this series alone, it hit around, लगभग लगभग कुछ पांच, शुरू के 5 एपिसोड में अभी कल परसों चेक कर रहा था, and it alone hit around 3.5 lakhs कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। views on the channel. और बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि साइकोलॉजी में ज्यादातर लोग जब बातचीत करते हैं या शेयर करते हैं तो ज्यादातर प्राइवेट फॉर्म ऑफ मीडिया यूज करते हैं, मे बी ऑन व्हाट्सएप कॉल डिस्कशंस, और यूट्यूब पे ब्लॉग्स पे अभी तक जो है वो मतलब जानकारी मिल जाती है, लेकिन काफी बार जो मेन इंसाइट्स चाहिए होती हैं, जो मे बी स्ट्रेस कॉज करता है या मे बी उसकी जानकारी की वजह से थोड़ा एंग्शियस फील होता है ना होने की वजह से, तो वो सारी की सारी चीजें हमें कैसे मिले, कैसे वो जानकारी मिले एक गाइड एक मेंटर के फॉर्म में। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड विद द सीरीज। एंड आपके आज के सेशन ने उस बात को बहुत ज्यादा मजबूत भी कर दिया है कि दीज आर द इनसाइट्स दैट वी आर लुकिंग फॉर। सो थैंक यू so much for such a meaningful session today, and I highly appreciate your presence today in this session, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही, जितनी भी चीजें कही, वो बहुत ज्यादा आपके एक्सपीरियंस से और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्रेस करी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लस आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मिस आयुषी, जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया और जिन्होंने मौका दिया आपसे कनेक्ट करने के लिए। सो स्पेशल थैंक यू टू हर, and our utmost regard and gratitude towards you for today's थैंक session. यू Thank फॉर you so much. इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं सेशन ऑफिशियली क्लोज करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।